एचडीएफसी बैंक का कोई प्रमोटर क्यों नहीं? जानिए कैसे एक छोटी शुरुआत से बना देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। एचडीएफसी बैंक की कहानी 3 शब्दों में समझा जा सकता है: टेक्नोलॉजी, विस्तार और भरोसा। बैंक ने शुरुआत में डिजिटल बैंकिंग पर निवेश किया, फिर अलग-अलग ग्राहक वर्गों के लिए प्रोडक्ट और सर्विस बढ़ाई। टाइम्स बैंक जैसे विलय से कारोबार का विस्तार किया और बाद में एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय ने इसे बड़ा वित्तीय संस्थान बना दिया। अगर किसी कंपनी का नाम एचडीएफसी बैंक है तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर इसका मालिक कौन है। अगर एचडीएफसी इसका मालिक था तो आज बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की हिस्सेदारी शून्य क्यों है? इसका जवाब 2023 में हुए उस बड़े विलय में छिपा है जिसने एचडीएफसी बैंक की पूरी मालिकाना संरचना बदल दी। आज एचडीएफसी बैंक शेयर तरीके से संचालित कंपनी और इसका कोई आइडेंटिफाई प्रमोटर नहीं है। जून 2026 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 0% है। यानी बैंक का कोई एक व्यक्ति, परिवार या कंपनी ऐसा नहीं है जिसे प्रमोटर कहकर बैंक का मालिक माना जाए। एचडीएफसी बैंक किसी एक व्यक्ति, कंपनी नहीं है। इसके शेयर लाखों निवेशकों और बड़ी संस्थाओं के पास हैं। जो जितने शेयर रखता है कंपनी में, उसका उतना ही आर्थिक स्वामित्व होता है। जून 2026 के उपलब्ध शेयर होल्डिंग आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों को यानी एफआईआई की हिस्सेदारी में करीब 41% 8 और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई की हिस्सेदारी करीब 41.9 है। म्यूचुअल फंड अकेले करीब 30% हिस्सा रखते थे, जबकि रिटेल और अन्य पब्लिक शेयर होल्डर की हिस्सेदारी करीब 16% थी। एचडीएफसी बैंक का कोई एक मालिक नहीं है। इसके असली मालिक उसके शेयरधारक हैं। बैंक का संचालन शेयरधारकों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नहीं होता, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बैंक का मैनेजमेंट कारोबार चलाते हैं। बैंक के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। एचडीएफसी बैंक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? एचडीएफसी बैंक की कहानी वास्तव में एचडीएफसी लिमिटेड से शुरू होती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी एचडीएफसी की संस्था भारत में घर खरीदने के लिए लोगों को होम लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। आगे चलकर इसी संस्था ने बैंकिंग कारोबार में प्रवेश करने का फैसला किया। 1993 में एचडीएफसी को आरबीआई से प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। अगस्त 1984 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का गठन हुआ और जनवरी 1995 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिला। यह उस दौर की बड़ी घटना थी, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नया रास्ता खुल रहा था। फरवरी 1995 में मुंबई के वर्ली इलाके में एचडीएफसी बैंक ने अपना पहला कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ फुल सर्विस ब्रांच शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन बैंक की रणनीति स्पष्ट थी। टेक्नोलॉजी, तेज सेवा और खुदरा ग्राहकों पर ध्यान देकर तेजी से कारोबार बढ़ाने का ध्यान दिया। एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह रही कि उसने बैंकिंग को सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं रखा। बैंक ने शुरुआती वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग पर जोर दिया। 1999 में बैंक ने ऑनलाइन रियल टाइम नेट बैंकिंग शुरू की। 2000 में मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की। उस समय भारत में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग आज की तरह आम नहीं थी,
इसलिए तकनीक पर शुरुआती निवेश बैंक ने आगे बढ़ने की मदद की। बैंक ने केवल तकनीक के भरोसे विकास नहीं किया, उसने कॉरपोरेट, छोटे कारोबार और आम ग्राहकों के लिए अलग-अलग बैंकिंग उत्पाद विकसित किए। इससे जमा यानी लोगों का बैंक में रखा पैसा और कर्ज दोनों कारोबार तेजी से बढ़े। फिर एचडीएफसी बैंक में आया पहला बड़ा विस्तार। एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ में विलय से भी बड़ी भूमिका निभाई। साल 2000 में टाइम्स बैंक में एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ। यह भारतीय बैंक के क्षेत्र में शुरुआती बड़े बैंक विलयों में से एक था। इसे एचडीएफसी बैंक के नए क्लाइंट, ब्रांच और कारोबार मिला। इसके बाद बैंक ने क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस बैंकिंग और दूसरे वित्तीय उत्पादों में विस्तार किया। धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक केवल कॉरपोरेट बैंक नहीं रहा, वह आम भारतीय ग्राहक के दैनिक वित्तीय जीवन का हिस्सा बनता गया। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक अलग अलग क्यों थे? एचडीएफसी बैंक में यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। एचडीएफसी लिमिटेड मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जबकि एचडीएफसी बैंक बैंकिंग कारोबार करता था। दोनों ही एचडीएफसी समूह का हिस्सा थे, लेकिन दोनों अलग कंपनियां थीं। इस व्यवस्था का फायदा यह था कि एचडीएफसी लिमिटेड होम लोन में मौजूद था और एचडीएफसी बैंक बैंकिंग, जमा और दूसरे वित्तीय उत्पादकों में। लेकिन समय के साथ दोनों कंपनियों को एक साथ लाने का तर्क मजबूत हुआ। इससे एक ही समूह के भीतर बैंकिंग और होम फाइनेंस कारोबार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता था। 2023 में ऐतिहासिक विलय। 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने विलय की घोषणा की। आवश्यक मंजूरियों के बाद एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हुआ। इस डील में एचडीएफसी लिमिटेड के पात्र शेयर धारकों को उनके पुराने शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के नए शेयर दे दिए गए। अनुपात 25 एचडीएफसी बैंक के बदले 42 दिए गए। शेयर के बदले 42 एचडीएफसी बैंक शेयर था। यही एचडीएफसी बैंक की मालिकाना संरचना का सबसे बड़ा बदलाव आया। विलय से पहले एचडीएफसी लिमिटेड बैंक का प्रमोटर था। विलय के बाद एचडीएफसी लिमिटेड खुद एचडीएफसी बैंक में समा गया। इसलिए बैंक के पास सबसे पहले जैसा कोई प्रमोटर नहीं बचा। एचडीएफसी बैंक ने भी स्पष्ट किया कि विलय के बाद उसका कोई आइडेंटिफाई प्रमोटर नहीं है। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। एचडीएफसी बैंक के नाम में एचडीएफसी ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज कोई एचडीएफसी परिवार बैंक को नियंत्रित करता है। विलय के बाद एचडीएफसी बैंक खुद एक बड़ी वित्तीय संस्था बन गया। इसके तहत यह इसके समूह में बैंकिंग के अलावा बीमा, म्यूचुअल फंड और दूसरे वित्तीय कारोबार भी हैं। यानी पुरानी एचडीएफसी व्यवस्था में जो अलग अलग वित्तीय संस्थाएं थीं, वे अब एक बड़े वित्तीय समूह के ढांचे में आ गई। फिर बैंक को कौन चलाता है? किसी प्रमोटर की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि बैंक बिना नेतृत्व के चलता है। एचडीएफसी बैंक का संचालन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पेशेवर मैनेजमेंट के जिम्मे है। बैंक के सीईओ और एमडी शशिधर जगदीशन हैं। आरबीआई भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख नियामक है और बैंक को आरबीआई के नियमों के तहत काम करना होता है। यह मॉडल भारत की कई बड़ी कंपनियों से अलग नहीं है। ऐसी कंपनियों में किसी एक परिवार का नियंत्रण नहीं होता है। बोर्ड रणनीति और निगरानी करता है, जबकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट रोजमर्रा का कारोबार चलाता है।